हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एडुटेरिया की करंट अफेयर को डिस्कस करूंगा। यह जो करंट अफेयर है वह 1 से लेकर 15 जून के बीच घटित होने वाली विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय घटनाओं से संबंधित होगा। यह 17वीं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आइए इसका डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं, जिसके अंतर्गत 1 से 15 जून के बीच घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं का संकलन है। 2 जून को तेलंगाना के द्वारा अपने स्थापना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। देखिए, 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना की गई थी और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। तो 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की गई, तो 2 जून 2024 को इसने अपनी स्थापना की 10वीं वर्षगांठ को मनाया। अगला है टाइम पत्रिका 2024 के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में भारत की 3 कंपनियां शामिल हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यानी कि टाइम पत्रिका के द्वारा 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की जो सूची जारी की गई है, उसमें भारत की 3 कंपनियां शामिल हैं। पहला रिलायंस इंडस्ट्री, दूसरा टाटा ग्रुप और तीसरा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला है आईआईटी कानपुर ने डीआरडीओ के सहयोग से अगली पीढ़ी की रक्षा में अंतः विषय अनुसंधान के लिए अपने परिसर में एक डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। यानी कि डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना आईआईटी कानपुर ने की है, या आईआईटी कानपुर के द्वारा की गई है डीआरडीओ के सहयोग से। हाल ही में मध्य प्रदेश के विजयपुर शहर में भारत सरकार के स्वामित्व वाली गेल इंडिया लिमिटेड का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो पूछा जा सकता है, गेल इंडिया लिमिटेड का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो मध्य प्रदेश के विजयपुर शहर में। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट नियुक्ति समिति ने हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत के लिए 1 वर्ष के विस्तार को मंजूरी प्रदान की है। यानी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो केंद्रीय कैबिनेट नियुक्ति समिति है, उसने डीआरडीओ के अध्यक्ष पद पर समीर वी कामत की जो कार्यकाल है उसको 1 वर्ष का विस्तार प्रदान किया है। हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय के द्वारा अपनी महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया गया है, और ऐसा करने वाला सिक्किम उच्च न्यायालय देश का पहला उच्च न्यायालय बना है। बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि महिलाओं को अब प्रत्येक महीने मासिक धर्म से संबंधित अवकाश उनको प्रदान की जाएगी, और ऐसा निर्णय हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया है, और सिक्किम उच्च न्यायालय ऐसा निर्णय लेने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बना है। तो इस दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर तट पर स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा रुद्रम 2 क्या है? तो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसका परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर तट पर किया गया है। यह एक स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इस मिसाइल को 28 मई 2024 को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। रुद्रम 2 एक ठोस प्रणोदक वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है, जिसे वायु से सतह संचालन के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यानी कि यह वायु से सतह यानी कि एयर टू सरफेस यह वर्क करेगी। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2, ठीक है, एयर टू सरफेस यानी कि वायु से सतह। सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान से इसका परीक्षण किया गया। कहां पर? हमने बताया, उड़ीसा के चांदीपुर तट पर। भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तथा दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लहात्से पर एक ही सत्र में 2 बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। यानी कि सत्यदीप गुप्ता एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहात्से पर उन्होंने चढ़ाई की, और ऐसा करने वाले 2 बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट लहात्से। आरबीआई ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 विदेशी मुद्रा फॉरेन
FRMA, ठीक है, FRMA 1999 इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो आरबीआई ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधान का उल्लंघन करने पर HSBC बैंक पर 36.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा हाल ही में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर HSBC बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। और HSBC बैंक का अगर पूरा नाम देखें तो हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है, HSBC। ठीक है, इसकी स्थापना देखा जाए तो 1865 में हांगकांग में की गई थी। ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन पर हाल ही में जुर्माना लगाया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना IF इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमान राफेल को अमेरिका के अलास्का के एल्सन एयरफोर्स बेस पर उतारा है। देखिए, हाल ही में सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किया गया और रेड फ्लैग 24 जो है वह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। वायुसेना की सारे देश की वायुसेनाएं इसमें भाग लेती है। ठीक है, वर्तमान समय में देखा जाए इस बार इसका आयोजन जो है वह अमेरिका के अलास्का के एल्सन एयर फोर्स बेस पर आयोजित किया जा रहा है। यह एक 15 दिवसीय युद्धाभ्यास है। यह 1975 में वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिका की वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और इसमें भारतीय वायुसेना भी भाग ले रही है और भारतीय वायुसेना इसमें जो भाग ले रही है उसमें भारतीय वायुसेना के साथ साथ राफेल को भी इसमें भागीदारी में शामिल किया गया है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में समग्र पदक तालिका में भारत ने 17 पदकों के साथ छठा स्थान हासिल किया है। यानी कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत छठे स्थान पर है। भारत ने कुल 17 पदक हासिल किए। 17 पदक में देखेंगे तो 6 पदक जो है स्वर्ण, 5 पदक रजत और 6 पदक कांस्य जीता है। ठीक है, 17 पदकों में 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीता। अगर इसमें टॉप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों की सूची देखा जाए तो समग्र पदक तालिका के शीर्ष 3 देश जो हैं, चाइना 87 पदक के साथ नंबर 1 पे है, ब्राजील दूसरे नंबर पे है और उज्बेकिस्तान तीसरे नंबर पे है और इंडिया छठे नंबर पर है 17 पदक के साथ। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? कोबे जापान में, जिसमें भारत ने 17 पदकों के साथ छठा स्थान हासिल किया है। चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निवान को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। दुनिया के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निवान को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो स्टार्टअप अग्निकुल, स्टार्टअप है या एक अग्निकुल कॉस्मोस, इसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। अग्निवान सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर रॉकेट सिंगल स्टेज का रॉकेट है जिसमें अग्रिलेट इंजन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अग्निवान SORTED-01 मिशन के जरिए अग्निकुल कॉस्मोस ने 3 उपलब्धियां हासिल की है। पहली निजी लॉन्च पैड से देश की पहली लॉन्चिंग की गई। अब निजी लॉन्च पैड कौन है? तो श्रीहरिकोटा में धनुष लॉन्च पैड जो है वह पहला निजी लॉन्च पैड है और यहीं से देश की पहली लॉन्चिंग इसकी की गई। देश के पहले सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट की लॉन्चिंग हुई और इसके साथ साथ दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन काफी यहां से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत के द्वारा नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाने वाला भयंकर तूफानों का अध्ययन करने के लिए अपना पहला अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, जो मुख्य रूप से पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो भारत के द्वारा नॉर्वेस्टर के नाम से जाने वाले भयंकर तूफानों का अध्ययन करने के लिए अपना पहला अनुसंधान परीक्षण केंद्र
स्थापित करने की घोषणा की गई है। प्रस्तावित सुविधा जो है वह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड से सटे एक बड़े क्षेत्र को कवर करेगी। इसका नियंत्रण केंद्र जो है, कंट्रोलिंग सेंटर जो इसका होगा वह उड़ीसा के भद्रक जिले के चांदबाली में होगा। ठीक है, तो पहला अनुसंधान परीक्षण केंद्र नार्वेस्टर से संबंधित तूफानों का अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण भारत के द्वारा स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसका मेन जो सेंटर होगा वह उड़ीसा के भद्रक जिले के चांदबाली में। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में भगवान मुरुगन को समर्पित वैकासी विशाखम महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, तो वैकासी विशाखम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तमिलनाडु में मनाया गया। ठीक है, यह भगवान मुरुगन को समर्पित है। हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए पूरे राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। किस सरकार के द्वारा, किस राज्य के द्वारा? तो तेलंगाना राज्य के द्वारा। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 की उपधारा 2 के खंड 1A के तहत लगाया गया है। तो हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा पूरे राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर 1 साल के लिए बैन लगाया गया है। हाल ही में भारत की शीर्ष जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में महिलाओं की वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल कर ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, दीपा कर्माकर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई सीनियर चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। वहीं पर महिलाओं की वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। NSO के अनुसार बीत वर्ष 23-24 में भारत की GDP में ग्रोथ रेट अगर देखा जाए तो 8.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, 1960-61 के बाद यह 9वीं बार है जब GDP 8% से ज्यादा दर से ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो NSO के द्वारा 23-24 में 8.2% देश की GDP में वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए विदेश मंत्रालय तथा बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन के साथ BIMREN, इसका पूरा नाम है बिम्स्टेक भारत अनुसंधान नेटवर्क लॉन्च किया है। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेश मंत्रालय तथा बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन के साथ, ठीक है, बिम्स्टेक भारत अनुसंधान नेटवर्क लॉन्च किया गया है। ठीक है, हाल ही में भारत के अडानी समूह के द्वारा अपने वैश्विक पदचिह्न में विस्तार करते हुए तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए 30 वर्ष का पट्टा हासिल किया है। ठीक है, तो भारत के अडानी समूह के द्वारा तंजानिया में एक पट्टा 30 वर्ष के लिए हासिल किया गया है और उसका नाम है दार एस सलाम बंदरगाह पर। ठीक है, जम्मू कश्मीर सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग के रूप में नामित किया है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग के रूप में शामिल किया गया? तो आप क्या बताएंगे? जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। हाल ही में इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन रांची झारखंड में किया गया है। 30 से 31 मई 2024 के बीच अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन का उद्देश्य नवोन्मेष समाधान तलाशना और इस्पात उद्योग के भविष्य को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? रांची में। कब किया गया? 30 से 31 मई 2024 के बीच। इसका उद्देश्य क्या है? तो इनोवेटिव समाधान तलाशना और इस्पात उद्योग के भविष्य को आगे बढ़ाना है। अगला इलेक्शन से संबंधित है। चूंकि 1 से 15 जून के बीच की करेंट अफेयर को मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो इसका चुनाव परिणाम भी है 4 जून को, मेरे ख्याल से 4 जून को देर रात्रि तक इलेक्शन परिणाम घोषित किया गया था। तो 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों के मतदान का परिणाम घोषित किया गया। इसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है 240 सीटों के साथ। इसके अलावा अन्य दल जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, तो नंबर 2 पे है कांग्रेस 99 सीटों के साथ और नंबर 3 पे है समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ।
अगला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के 46 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। ठीक है, 46 यूनिवर्सिटी के साथ भारत पूरे विश्व भर में 7वें रैंक पर है और एशिया में इसका तीसरा स्थान है। ठीक है, तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत 46 विश्वविद्यालयों के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों की सूची में वर्ल्ड लेवल पे 7वें नंबर पे और एशिया लेवल पे तीसरे नंबर पे आता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 61% भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार हुआ है। अगर भारत में टॉप पर देखा जाए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, भारत में जो टॉप पर यूनिवर्सिटी है वह आईआईटी बॉम्बे है 118वें रैंक के साथ। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे भारत में नंबर 1 पे है, लेकिन पूरे विश्व स्तर पर 118वां रैंक मिला है। आईआईटी दिल्ली 150वें स्थान पर है भारत पूरे विश्व में, लेकिन यह भारत में दूसरे नंबर पे है। और आईआईएम बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु विज्ञान संस्थान है IISc बेंगलुरु, यह पूरे विश्व में 211वें नंबर पे है और भारत में यह तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है भारत के टॉप 3 संस्थान आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, IISc बेंगलुरु। 2 जून 2014 को तेलंगाना के 10वें स्थापना दिवस पर, अभी हमने बताया कि 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी, तो 10वें स्थापना दिवस 2024 को स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के द्वारा घोषणा के अनुसार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हैदराबाद अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी न होकर केवल तेलंगाना की राजधानी होगी। देखिए क्या है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 आया था और इसी के तहत 2 जून को तेलंगाना एक भारत का 29वां राज्य बना। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में घोषणा की गई थी कि आगामी 10 वर्षों के लिए हैदराबाद जो है वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी रहेगी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। लेकिन अब चूंकि 2024 में 10 वर्ष पूरे हो गए, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि अब हैदराबाद जो है वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की संयुक्त राजधानी ना होकर केवल तेलंगाना की राजधानी होगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत हैदराबाद को 10 वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों की संयुक्त राजधानी बनाने का प्रावधान था, अभी मैंने डिस्कस किया। अगला है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। आप सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी के द्वारा नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया, तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। कब किया गया, तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, जो कि 5 जून को आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाया गया। हाल ही में भारतीय उद्यमी वेलायन सुब्बैया EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का सम्मान पाने वाले चौथे भारतीय बने हैं। ठीक है, तो वेलायन सुब्बैया EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता। ऐसा करने वाले ये चौथे भारतीय बने हैं। हाल ही में संपन्न 18वें लोकसभा चुनाव में कुल 74 महिला सांसद विजयी घोषित की गई हैं। 2019 में देखेंगे तो महिला सांसदों की संख्या 78 थी, 2024 में महिला सांसदों की संख्या 74 हो गई है, यानी कि 4 जो हैं वह गिरावट आई है, 4 महिला सांसद कम गए। ठीक है, 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यानी कि बिहार में पहले से आप देखेंगे कि कांवर झील जो है, बेगूसराय में स्थित कांवर झील राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, 2020 में, तो 2020 में कांवर झील को पहले ही रामसर स्थल घोषित किया जा चुका है और अब जमुई जिले के नागी और नकटी अभयारण्य को भी रामसर साइट्स कन्वेंशन के तहत इसे वेटलैंड घोषित किया गया। तो वर्तमान समय में वेटलैंड की संख्या पूरे भारत में 82 हो चुका है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर शहर में यूनेस्को के तत्वावधान में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड का संरक्षण करना है।
हाल ही में सुपर कॉप के रूप में जाने जाने वाले कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? कृष्ण प्रकाश को सम्मानित किया गया है। हाल ही में इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में सॉफ्टवेयर प्रवाह विकसित किया गया है। ठीक है, तो प्रवाह सॉफ्टवेयर कहाँ पर विकसित किया गया है? इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में। प्रवाह का उपयोग गगनयान कार्यक्रम में मानव उड़ान योग्य प्रक्षेपण वाहनों जैसे HLVM-3 क्रू एस्केप सिस्टम और क्रू मॉड्यूल के वायुगतिकीय विश्लेषण के लिए किया जाएगा। ठीक है, अब देखें अगर प्रवाह का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रवाह का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, पैरेलल रेंज सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस। ठीक है, यह प्रवाह का फुल फॉर्म है, तो आप लोग प्रवाह का फुल फॉर्म जरूर आप लोग याद रखें। जून 2024 में उत्तराखंड के द्वारा राज्य के खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया। तो नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो खगोल से ही स्पष्ट है कि खगोल यानी कि नक्षत्र सभा से ही स्पष्ट है, नक्षत्र यानी कि खगोल से संबंधित होगा। तो खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नक्षत्र सभा का आयोजन उत्तराखंड में जून 2024 में किया गया है। हाल ही में निवेशकों के लिए वित्तीय प्रबंधन को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा नियामक बोर्ड यानी कि सेबी के द्वारा सारथी 2.0 मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो सारथी मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? सारथी मोबाइल ऐप सेबी से संबंधित है। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति तथा नियामक बोर्ड। अगर सेबी के बारे में देखा जाए तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई तथा दिल्ली में है और वर्तमान समय में सेबी के अध्यक्ष माधवपुरी बुच हैं। हाल ही में पेरू में यूपीआई भुगतान को सक्षम बनाने के लिए NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है हिंदी में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और पेरू के केंद्रीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक साझेदारी की गई है। यानी कि हाल ही में पेरू में यूपीआई भुगतान को सक्षम बनाने के लिए भारत के तरफ से NPCI और पेरू की तरफ से पेरू का केंद्रीय रिजर्व बैंक, इन दोनों के बीच एक साझेदारी की गई है। इसके साथ ही पेरू यूपीआई को अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया है। यानी कि यूपीआई को अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना? तो आप क्या बताएंगे? पेरू। इसके लिए पेरू के केंद्रीय रिजर्व बैंक और भारत के भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच में साझेदारी का समझौता किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा तीसरा मिशन वैश्विक स्तर पर सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी के लिए इसरो तथा फ्रांस के अंतरिक्ष एजेंसी CNES के बीच एक संयुक्त उपग्रह मिशन है। तो चर्चा में रहा तीसरा मिशन क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि तीसरा मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किन देशों से है? तो आप क्या बताएंगे? इंडिया प्लस में फ्रांस, इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES, इन दोनों के बीच तीसरा मिशन के लिए एक समझौता हुआ है। और जो तीसरा मिशन है वह वैश्विक स्तर पर सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी से संबंधित है। अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए कि तीसरा का फुल फॉर्म क्या है, तो थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, यह तीसरा का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो तीसरा मिशन आप लोग याद रखेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जून 2024 में असम के कामरूप जिले के मराभीटा में पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूसरा IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूसरा IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो असम के कामरूप जिले के मराभीटा में। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे नॉर्थ ईस्ट का यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट असम के कामरूप जिले में स्थापित किया जाएगा। तो अब सवाल है कि पहला कहां पर है? तो IIM शिलोंग पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला तथा एकमात्र IIM है। ठीक है, तो IIM शिलोंग पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और अब दूसरा असम के कामरूप जिले में। ठीक है,
जून 2024 में एसबीआई 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक बाजार कैपिटलाइजेशन वाली 7वीं भारतीय कंपनी बन गई है। तो एसबीआई 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक बाजार पूंजीकरण वाली 7वीं भारतीय कंपनी बन गई है। 18वीं लोकसभा के चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा काफ़ी चर्चा में रहा है लोकसभा इलेक्शन के दौरान इंदौर लोकसभा सीट। वहां से कांग्रेस प्रत्याशी ने अचानक से पर्चा वापस लेकर वे भाजपा में शामिल हो गए। ठीक है, तो इसके कारण वहां पे भाजपा प्रत्याशी ने सर्वाधिक मतों से जीत दर्ज की। भाजपा प्रत्याशी वहां पे इंदौर में शंकर लालवानी था, उसने सबसे ज़्यादा 12,26,751 वोट प्राप्त किए हैं। ठीक है, और शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी यानी कि उसका अपोजिशन, चूंकि कांग्रेस का था नहीं वहां पे अपोजिशन में, कांग्रेस का जो प्रत्याशी था पर्चा वापस करके वह भाजपा में शामिल हो गया। तो वहां के जो नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिला है बीजेपी के बाद, लेकिन चूंकि जो जीत घोषित की जाती है उसमें नोटा को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जो नोटा के बाद दूसरे जो प्रत्याशी होंगे उनको ध्यान में रखा जाता है। तो शंकर लालवानी के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों के अंतर 11,75,092 वोटों से पराजित किया गया। ठीक है, तो ये 2 रिकॉर्ड बन चुके हैं। अगला, इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,674 वोट नोटा को प्राप्त हुए, जो कि अब तक का किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में नोटा को मिले सर्वाधिक मत था। और इसकी वजह यही था, सबसे ज्यादा नोटा को इंदौर सीट पे क्यों मिला, इसी कारण क्योंकि अभी हमने बताया कि वहां पे कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वह भाजपा में शामिल हो गया। तो जो कांग्रेस के लीडर थे वहां पर अपने जो मतदाता वहां से थे उनको नोटा पर वोट देने के लिए वे अपील किए। इसके कारण अधिक संख्या में, सबसे ज्यादा संख्या में अगर कहा जाए तो नोटा का प्रयोग इंदौर सीट पे हुआ है। तो ये 3 रिकॉर्ड इंदौर के द्वारा बनाया गया 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान, तो तीनों रिकॉर्ड याद रखेंगे। वर्ष 2019 में बिहार के गोपालगंज में नोटा को सबसे ज्यादा 51,660 मत मिले थे। यह भी अपने आप में रिकॉर्ड था। ठीक है, 51,660 मत का प्रयोग गोपालगंज में सबसे ज्यादा नोटा का प्रयोग किया गया था 2019 के चुनाव में, और 2024 में इंदौर लोकसभा सीट पर किया गया। निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा के चुनाव में पूरी जो वोटिंग हुई है वह 65.79% कुल वोटिंग हुई है। इसमें डाक मतपत्र शामिल नहीं है। ठीक है, इस लोकसभा में 64.2 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अगर 2019 में देखा जाए तो 2019 में जो कुल वोटिंग हुई थी वह 67.4% 2019 में वोटिंग हुई थी, और 2024 में अगर वोटिंग देखा जाए तो 65.79% 2024 में वोटिंग हुई है। ठीक है, 2019 में 61.5 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, और 2024 में 64.2 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन 2019 में मतदाताओं की संख्या ज़्यादा थी। ठीक है, अगला है, हाल ही में यूएन में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज 35 वर्ष की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त हो गई है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन बनी, तो रुचिरा कंबोज, यह अब सेवानिवृत्त हो गई है। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार 111 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार कौन बने, तो 111 अरब डॉलर के साथ गौतम अडानी बने। गौतम अडानी दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस इंडेक्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 109 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के दूसरे और दुनिया के 12वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने, तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी, और एशिया के दूसरे नंबर पे दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, तो मुकेश अंबानी। गौतम अडानी के पास कितनी संपत्ति है, 111 अरब डॉलर, और मुकेश अंबानी के पास तो 109 अरब डॉलर। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार यह रिपोर्ट है। हाल ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में परीक्षण मिशन पर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला बन गई है। 58 वर्षीय सुनीता विलियम्स ने 5 जून को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से
नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर के साथ बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल पर उड़ान भरी है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अंतरिक्ष में परीक्षण मिशन पर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुनीता विलियम्स, जो कि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली और एयर प्रवाह ऐप को लॉन्च किया गया है। AQAIM इसमें रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग के लिए एयर प्रवाह नामक ऐप शामिल है। ठीक है, तो इसे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। कब मनाया जाता है? 5 जून को। जून 2024 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 2 बड़े एयरलाइन एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को मंजूरी प्रदान की है। अगला है 18वें लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री ने अपने पद की शपथ ली और पद की शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिलाई गई। और इसके साथ हमने जब पिछले महीने का प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट टर्म डिस्कस किया तो उसमें हमने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर के साथ 71 मंत्री सब कैबिनेट में शामिल हुए पूरे मंत्रिपरिषद में, यानी कि टोटल मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या है 72, लेकिन एक है चूंकि प्राइम मिनिस्टर और 71 अन्य मंत्री हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में सिक्किम राज्य विधानसभा चुनाव में 32 में से 31 सीटें जीतने वाली सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के नेता प्रेम सिंह तवांग सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य के द्वारा दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। यानी कुल मिलाकर यही जानिए कि सिक्किम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? प्रेम सिंह तवांग। इन्होंने 32 में से 31 सीटें जीती है। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और टोटल चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लिया इन्होंने। ये आंध्र प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बने। अगला महत्वपूर्ण है, बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा निजुत मोइना योजना की घोषणा की गई है। ठीक है, तो निजुत मोइना योजना की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई? तो असम के द्वारा। क्यों की गई? बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए। इस योजना के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के अविवाहित छात्राओं को 1250 रुपये और स्नातकोत्तर छात्राओं को 2500 का मासिक वजीफा दिया जाएगा। तो निजुत मोइना योजना असम सरकार के द्वारा बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए प्रारंभ की गई है, जिसके तहत 11वीं और 12वीं कक्षा के अविवाहित छात्राओं को 1250 रुपये प्रति माह और स्नातकोत्तर छात्राओं को 2500 रुपये प्रति माह का मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगला है, हाल ही में जर्मनी में आयोजित हेइलब्रोन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में सुमित नागपाल के द्वारा पुरुष एकल का खिताब जीता गया है। ठीक है, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। उड़ीसा के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री हैं। श्री मांझी के द्वारा लगातार लगभग 2.5 दशक तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक का स्थान लिया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें यही है कि उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अरुणाचल प्रदेश, चूंकि आप लोग देखिए अब लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए थे। हमने पीडी के शॉर्ट नोट्स में आपके साथ बताया था। वे 4 राज्य कौन कौन हैं? वे 4 राज्यों में है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम का हमने देखा, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन बने? प्रेम सिंह तमांग। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? तो पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, उड़ीसा मोहन चरण मांझी हमने बताया। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, तो ये चारों मुख्यमंत्री हैं, काफी महत्वपूर्ण हैं। अगला है, सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। तो अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी। हाल ही में विशाखापत्तनम बंदरगाह वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा जारी वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 के शीर्ष 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह बन गया है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 अगर बंदरगाह की सूची देखा जाए तो चाइना का यांगसान बंदरगाह, ओमान का सलालाह बंदरगाह और UAE का खलीफा बंदरगाह शामिल है। ठीक है,
तो वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में शीर्ष 20 में टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन है? तो आप क्या बताएंगे? विशाखापत्तनम बंदरगाह। वर्ल्ड लेवल पे टॉप 3 बंदरगाह में चाइना का यांगसांग बंदरगाह और ओमान का सलालाह बंदरगाह और यूएई का खलीफा बंदरगाह है। ठीक है, तो इस प्रकार से नेशनल करंट अफेयर फिनिश हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर। ठीक है, नेशनल हमने डिस्कस कर लिया, अब हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में पहला है, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के अनुसार हाल ही में प्रशांत महासागरीय देश पापुआ न्यू गिनी के एक गांव में भारी भूस्खलन के दौरान 670 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। तो हाल ही में प्रशांत महासागर के किस देश में भूस्खलन की घटना सामने आई है? तो पापुआ न्यू गिनी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों में सहायता के लिए पापुआ न्यू गिनी को $10 लाख की तत्काल मानवीय सहायता की घोषणा की गई है। तो पापुआ न्यू गिनी की ज्योग्राफिकल लोकेशन आप लोग एक और मैप पर देख लेंगे। हवाई की सवाना गैंकीवीज द्वारा हाल ही में मिस यूएसए 2023 का खिताब जीता गया है। तो मिस यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता? सवाना गैंकीवीज ने। हाल ही में जापान के शोधकर्ताओं के द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट को विकसित किया गया है। ठीक है, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट किस देश में विकसित किया गया? तो जापान में। लिग्नोसैट नामक यह उपग्रह मैगलेनिया नामक लकड़ी से बना है। इस उपग्रह को सितंबर में स्पेस एक्स रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह लिग्नोसैट किस देश में? जापान में। यह जो लिग्नोसैट है वह मैगलेनिया नामक लकड़ी से बना हुआ है और इस उपग्रह को सितंबर में स्पेस एक्स रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। हाल ही में रूस के द्वारा ताइवान को आतंकवादी सूची से बाहर करने का फैसला लिया गया है। यानी कि जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्तारूढ़ हो चुका है तो रशिया के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब तालिबान को आतंकवादी गुट की सूची से बाहर कर दिया जाए। रूस ने तालिबान को 21 वर्ष पूर्व वर्ष 2003 में आतंकी संगठन की सूची में शामिल कर उसे प्रतिबंधित किया था, लेकिन अब जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ चुका है तो अब रूस के द्वारा आतंकवादी सूची से उसे बाहर किए जाने का फैसला किया गया है। 27 मई से 1 जून के मध्य जिनेवा स्विट्जरलैंड में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित की गई। तो 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां पर किया गया? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 का थीम है, विषय है सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए स्वास्थ्य। ठीक है, सभी के लिए स्वास्थ्य और सभी के लिए, आप लोग याद रखेंगे, सभी के लिए स्वास्थ्य दोनों एक ही लिखा हुआ। आप लोग इसको एक बार थीम को देख लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है सभी के लिए स्वास्थ्य इसका थीम हो। अगला है, हाल ही में अफ्रीकी देश जिबूती में जिबूती फ्रेंडली मच्छर कार्यक्रम के तहत मलेरिया से निपटने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े गए हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नासा का मैगलेन मिशन का संबंध शुक्र ग्रह से है। तो नासा का मैगलेन मिशन, इसका संबंध किस ग्रह से है? शुक्र ग्रह से। या यह भी पूछा जा सकता है मैगलेन मिशन जो है वह किससे संबंधित है? आपको एग्जाम्पल दे देगा, इसरो दे देगा, नासा दे देगा, CNES दे देगा जो कि फ्रांस का है, और फिर जाक्सा दे देगा जो कि जापान का स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे मैगलेन मिशन का संबंध नासा से है जो कि शुक्र ग्रह से संबंधित है। इस मिशन से संबंधित वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर नए लावा प्रवाह की खोज की है। मई 1989 को लॉन्च किए गए मैगलेन मिशन का उद्देश्य रडार इमेजिंग तकनीक का उपयोग करके शुक्र की सतह का मानचित्र बनाना है। हाल ही में UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। ठीक है, तो मारखोर क्या है? तो मारखोर, जिसे पेंच सींग वाली बकरी के रूप में भी जाना जाता है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु मारखोर, जिसे पेंच सींग वाली बकरी के रूप में जाना जाता है, तो UNGA के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा चीन के सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। ठीक है, पाकसैट MM1
आप लोग नाम याद रखेंगे। पाकिस्तान के द्वारा चीन के सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है पाकसैट MM1। ठीक है, इस सैटेलाइट का उद्देश्य पाकिस्तान में इंटरनेट कनेक्टिविटी, टीवी प्रसारण, सेलुलर फोन, ब्रॉडबैंड, ई-कॉमर्स और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। हाल ही में चीन के द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल OPOF, वन पीपल वन फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, तो एक व्यक्ति एक फाइल नामक सामूहिक निगरानी कार्यक्रम किस देश के द्वारा प्रारंभ किया गया? चाइना के द्वारा। इसका उद्देश्य चेहरे की पहचान करने वाले कैमरों की तैनाती को 3 गुना करना और निवासियों पर व्यापक डेटा संकलित करना है। हाल ही में भारत के द्वारा वर्ष 2003 के बाद पहली बार वर्ष 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता हासिल की गई है। 2003 के बाद पहली बार 24-26 सेशन के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता भारत ने हासिल की है। कोलंबो प्रक्रिया क्या है? तो कोलंबो प्रक्रिया विदेशी रोजगार और श्रम के प्रबंधन के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श मंच है। यानी कि कोलंबो प्रक्रिया के अंतर्गत विदेशी रोजगार और श्रम के प्रबंधन पर विचार विमर्श किया जाता है। यह एक क्षेत्रीय परामर्श मंच है जिसमें बांग्लादेश और श्रीलंका सहित 12 एशियाई देश शामिल हैं। ठीक है, तो कोलंबो प्रक्रिया में कितने देश शामिल हैं? 12। यह एक परामर्श गुट है, परामर्श जो है एक मंच है जहां पर विभिन्न मुद्दों पर परामर्श किए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से विदेशी रोजगार और श्रम का प्रबंधन शामिल होता है। हाल ही में महिला कारोबारी हल्ला टॉमिस डॉटिर के द्वारा आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत की हासिल की गई है। यानी कि आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में महिला कारोबारी हल्ला टॉमस डॉटिर ने जीत दर्ज की है। हल्ला टॉमस डॉटिर आइसलैंड की 7वीं राष्ट्रपति होंगी। टॉमस डॉटिर विग्दिस फिनबोगाडाटिर के बाद आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। गौरतलब है कि 1980 में विग्दिस फिनबोगाडाटिर दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे आइसलैंड की महिला राष्ट्रपति हाल ही में कौन चुनी गई, तो इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। यह महिला कारोबारी हैं हल्ला टॉमस डॉटिर। ठीक है, हल्ला टॉमस डॉटिर आइसलैंड के नए राष्ट्रपति चुने गए, नॉट प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति चुने गए और ये आइसलैंड की 7वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। और 7वीं राष्ट्रपति आइसलैंड की है और आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी है। 1980 में विग्दिस फिनबोगाडाटिर इसके पूर्व में दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। जून 2024 में पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में कार्यरत डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स ब्रिगेडियर का रैंक प्राप्त करने वाली देश की पहली ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला बन गई है। यानी कि पाकिस्तान की पहली ईसाई और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला जिसने ब्रिगेडियर का रैंक प्राप्त किया है सेना में, डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स है। सैन डिएगो में आयोजित बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान तथा EU के द्वारा जैव औषधि क्षेत्र में मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के साझा प्रयास के लिए जैव औषधि गठबंधन के गठन की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो यहाँ पे देखेंगे अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान तथा EU के द्वारा। कौन सी बैठक में निर्णय लिया गया? तो सेंट डिएगो में आयोजित होने वाले बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन में इसका निर्णय लिया गया है। हाल ही में रसिया के द्वारा उज्बेकिस्तान में मध्य एशिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना शुरू की गई है। तो किस देश के द्वारा उज्बेकिस्तान में हाल ही में मध्य एशिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना की शुरू की गई? तो रसिया के द्वारा। जून 2024 में चाइना के अंतरिक्ष यान लैंडर चेंज 6 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एटकेन बेसिन क्रेटर पर लैंड कर अपना इतिहास रचा है। हाल ही में रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनोंको अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? तो रूस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको। ठीक है, 878 दिनों का रिकॉर्ड इसके पूर्व में था गेनाडी पडाल्का, उसके रिकॉर्ड की इन्होंने तोड़ा है।
6 जून 2024 को पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा को 2025-26 कार्यकाल के लिए यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य कौन बने सेशन 2025-26 के लिए? कौन कौन देश को बनाया गया? पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा को। हाल ही में मालदीव के द्वारा गाजा संघर्ष पर सार्वजनिक आक्रोश के बीच इजरायली पासपोर्ट धारकों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो मालदीव ने यह बैन लगाया है इजराइल के लोगों को अपने देश में एंट्री पर बैन लगाया है। किस देश ने? तो मालदीव ने यह बैन लगाया है। हाल ही में एआई बेस्ड चिप डिजाइन करने और बनाने वाली कंपनी नविद्या एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? नविद्या। हाल ही में हंगरी में 700 मीटर लंबे पैदल यात्री राष्ट्रीय एकता पुल का अनावरण किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय एकता पुल का अनावरण कहां पर किया गया? तो हंगरी में किया गया है। राष्ट्रीय एकता पुल, जिसे इंग्लिश में नेशनल यूनिटी ब्रिज के नाम से जाना जाता है, दुनिया की सर्वाधिक लंबे पुलों में से एक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 700 मीटर लंबी है। जून 2024 में की गई घोषणा के अनुसार 2025 में 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक का आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया जाएगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का आयोजन कहां पर किया जाएगा 2025 में? तो नई दिल्ली में इसकी वार्षिक बैठक होगी। जून 2024 में कुवैत का नया प्रिंस शेख सबा खालिद अल सबा को घोषित किया गया। तो शेख सबा खालिद अल सबा किस देश के नए प्रिंस बने? तो कहाँ के बने हैं? कुवैत के। हाल ही में शोधकर्ताओं के द्वारा दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित न्यू कैलेडोनिया द्वीप समूह में दुनिया की सबसे बड़ी जीनोम की फर्न प्रजाति टेमियोन्टेरिस ओबलानसोलाटा की खोज की गई है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, न्यू कैलेडोनिया द्वीप समूह में खोज की गई है दुनिया की सबसे बड़ी जीनोम की फर्न प्रजाति की। ठीक है, रसिया के निजनी नोवगोरोड शहर में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। यानी कि जून में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? रसिया के निजनी नोवगोरोड शहर में। यह ब्रिक्स की विस्तारित सदस्यता के साथ यह ब्रिक्स की पहली मंत्री स्तरीय बैठक थी। ठीक है, अब विस्तारित सदस्यता कहने का मतलब था कि हाल ही में आप सभी जानते हैं कि 6 देशों को शामिल करने का प्रस्ताव था ब्रिक्स में। 5 पहले से मेंबर थे, BRICS 5 मेंबर पहले से थे इसमें। ठीक है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन 6 नए सदस्यों को शामिल करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन 6 नए सदस्यों में अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया। तो कितने बच गए? 5 + 5, 5 नए सदस्य ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। ठीक है, अर्जेंटीना के इनकार करने के बाद 1 जनवरी 2024 से 5 नए सदस्यों में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE ब्रिक्स के नए सदस्य बने। तो टोटल ब्रिक्स में अब नए सदस्य, टोटल अभी ब्रिक्स में कुल सदस्य कितने हैं? तो 10 सदस्य हैं। 5 नए हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी और UAE। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में, सदस्यों की संख्या 10। हाल ही में जापान के योकोसुका शहर में जापान भारत संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिम्बैक्स 2024 के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो जिम्बैक्स भारत और जापान के बीच में कहां पर? तो जापान के योकोसुका शहर में इसका आयोजन किया गया है। जिमेक्स 2024 की मेजबानी जापान की नौसेना जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के द्वारा किया गया। भारतीय नौसेना की तरफ से इसमें INS शिवालिक ने हिस्सा लिया था। ठीक है, इसके अलावा भी देखेंगे कि जिम्बैक्स तो भारत और जापान के बीच है ही, इसके अलावा धर्म गार्जियन भी भारत और जापान के बीच युद्धाभ्यास है। वीर गार्जियन भी धर्म और भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। और अभ्यास सिन्धु मैत्री भी भारत और जापान के बीच किया जाने वाला प्रमुख युद्धाभ्यास है। हाल ही में 15-16 जून 2024 को बर्गेन स्टॉक रिजोर्ट स्विट्जरलैंड में रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। देखिए, हमारा अगर PD का जो शॉर्ट नोट डिस्कशन वीडियो है वो देखकर अगर आप दोनों को मंथ मैच करके अगर आप देखना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दोनों जगह मैच हो जाएंगी और एक ही चीज़ आपको कई जगह मिलेगी। इससे आपका बार बार रिवीजन भी होता है। ठीक है, तो अब पिछले वीडियो में हमने बताया था PD शॉर्ट नोट्स में कि यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया। कब? तो 15-16 जून को। हमने ये भी बताया था कि भारत इसमें शामिल तो हुआ
पर भारत ने इसमें मतदान नहीं किया था। भारत की तरफ से विदेश सचिव पवन कपूर ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, अगला है जून 2024 में यूएन के द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, तो वर्ष 2024 को यूएन ने किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। इस पहल के अंतर्गत सभी स्तरों पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से क्वांटम विज्ञान और अनुप्रयोगों के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई जाएगी। तो वर्ष 2025 क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अगला है लैंगिक अंतराल सूचकांक, जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? WEF विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के अनुसार इसके हाल ही में WEF के द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी की गई। इस सूचकांक के 18वें संस्करण में 146 अर्थव्यवस्थाओं में लैंगिक समानता का मूल्यांकन किया गया है। अगर इसमें देखा जाए 146 देशों की सूची में टॉप रैंकर्स देखा जाए तो आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे लैंगिक अंतराल सूचकांक जो कि WEF के द्वारा जारी की गई है उसमें टॉप 3 रैंक में आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे शामिल है। भारत इस सूचकांक में गत वर्ष के 127वें स्थान से 127वें स्थान में 2 स्थान फिसलकर 0.64 स्कोर के साथ 129वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, यानी कि जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है 129, स्कोर क्या है? 0.641 भारत का स्कोर है और इसका रैंक है 129। टॉप 3 रैंकर्स में आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है WEF के अनुसार वर्तमान गति से पूर्व लैंगिक समानता प्राप्त करने में 134 वर्ष लगेंगे अभी पूरे वर्ल्ड को। जो लैंगिक अंतराल सूचकांक है उसके 4 मानक हैं। ठीक है, 4 मानक पर यह जारी की जाती है, जिनमें पहला है राजनीतिक सशक्तिकरण, दूसरा आर्थिक भागीदारी और अवसर, तीसरा स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, चौथा शैक्षिक उपलब्धियां। यह 4 मानक है लैंगिक अंतराल सूचकांक के और इन चारों मानकों में अलग अलग जो भारत को रैंक मिला है। सबसे बेहतर है राजनीतिक सशक्तिकरण में 65वां रैंक मिला है। दूसरे नंबर पर शैक्षिक उपलब्धि में 112वां रैंक मिला है और आर्थिक भागीदारी और स्वास्थ्य और जीवन रक्षा इन दोनों में भारत को 142वां रैंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सबसे नीचे टॉप में हमने देख लिया आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे टॉप हैं, लेकिन सूडान इस सूची में सबसे निचले पायदान पर है। ठीक है, तो जेंडर गैप इंडेक्स 2024 यहाँ पर फिनिश हुआ। तो राष्ट्रीय हमने डिस्कस कर लिया, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब आइए बिहार का राज्य विशेष यानी कि स्टेट का हम लोग देखते हैं करंट अफेयर। सबसे पहला और महत्वपूर्ण है जिसे हमने अभी हाल ही में बिहार करंट अफेयर में भी डिस्कस किया था कि 4 जून को घोषित 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे के अनुसार बिहार में लोकसभा के 40 सीटों में एनडीए के द्वारा 30 सीट और इंडिया अलायंस के द्वारा 9 सीट तथा निर्दलीय के द्वारा 1 सीट जीत दर्ज की गई है। यानी कि एनडीए ब्लॉक को मिला है 30 और इंडिया ब्लॉक को मिला है 9 प्लस 1 जो निर्दलीय है पप्पू यादव पूर्णिया सीट का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो भी अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए गठबंधन के साथ ही हैं, लेकिन अलग मानकर चलिए एक निर्दलीय है। ठीक है, जिनमें 30 में बीजेपी और जदयू दोनों ने 12-12 सीटें प्राप्त की है। आरजेडी 4, कांग्रेस 3, लोजपा 5, CPI-ML 2, निर्दलीय 1 और हम पार्टी जीतनराम मांझी 1 सीट प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसे हमने बिहार का करंट अफेयर जून महीने का जो अभी 3-4 दिन पहले हमने डिस्कस किया उसमें भी हमने आप लोगों के साथ डिटेल डिस्कस किया है। ठीक है, अगला है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जमुई स्थित नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तो इसी के साथ पूरे भारतवर्ष में 82 रामसर साइट हो चुके हैं। अगर बिहार में देखा जाए तो नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी का कुल क्षेत्रफल जो है वह 544.37 हेक्टेयर है। ठीक है, बिहार के दोनों सेंचुरी यानी कि नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी जो है दोनों को मिलाकर 544.37 हेक्टेयर क्षेत्रफल है।
इसके साथ ही देश में रामसर साइट का कुल क्षेत्रफल अब बढ़कर 13.32 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। ठीक है, इसके पूर्व नवंबर 2020 में बिहार के बेगूसराय स्थित कांवर झील को बिहार का पहला रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी सरकार में बिहार के 8 सांसद को मंत्री पद दिया गया है। यह भी हमने डिस्कस किया था बिहार करंट में। ठीक है, इनमें से जो 8 मंत्री बने हैं, 4 मंत्री जो हैं वह कैबिनेट स्तर के मंत्री बने हैं 4, और 4 मंत्री जो हैं वे राज्य मंत्री बने हैं। मंत्री परिषद में शामिल हैं लेकिन राज्य मंत्री हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि भाजपा कोटे से कितने और जदयू कोटे से कितने मंत्री हैं। ठीक है, लेकिन नाम और उनका विभाग याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने बताया भी था जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका सारा विभाग भी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। गिरिराज सिंह कैबिनेट मिनिस्टर हैं। देखिए स्टार्टिंग के जो 4 हैं यह कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री केंद्र में बने हैं। 72 मंत्री हमने बताया था कि एक प्राइम मिनिस्टर के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ लिया, यानी कि टोटल 72 में से 8 मंत्री जो हैं वे बिहार से संबंधित हैं, जिनमें 4 कैबिनेट गिरिराज सिंह, ललन सिंह, जीतन मांझी और चिराग पासवान, ये 4 कैबिनेट मंत्री हैं और ये 4 जो हैं वे राज्य मंत्री हैं। ठीक है, जो कैबिनेट मंत्री हैं उनमें गिरिराज सिंह वस्त्र मंत्रालय, ललन सिंह पंचायती राज डेयरी पशुपालन मंत्रालय, जीतन मांझी MSME और चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। ठीक है, राज्य मंत्री में नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री, रामनाथ ठाकुर कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री, सतीश चंद्र दुबे कोयला तथा खान भूतत्व राज्य मंत्री और राजभूषण चौधरी जल शक्ति राज्य मंत्री बने। जून 2024 में दरभंगा के अमता घराने के प्रख्यात ध्रुपद गायक पद्मश्री पंडित राम कुमार मल्लिक 73 वर्ष में इनका निधन हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उन्हें इसी वर्ष कला क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2016 में बिहार सरकार के द्वारा इन्हें साधना सम्मान से भी सम्मानित किया गया। 2017 में सम्मानित पंडित सियाराम तिवारी वरिष्ठ कलाकार पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला है जून 2024 में बिहार की मैथिली कवित्री रिंकी झा ऋषिका को उनके संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार बिहार की मैथिली कवित्री रिंकी झा ऋषिका को उनके संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए दिए जाने की निर्णय घोषणा की गई है। वह मधुबनी के ननौर की रहने वाली है। मधुबनी के घोगरडीहा के वरिष्ठ कवि और कथाकार नारायण जी को बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यानी कि साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, यह भी हमने बताया था बिहार करंट अफेयर जून में कि बिहार के 2 लोगों को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई, जिनमें रिंकी झा को नदी घाटी सभ्यता के लिए और दूसरा जो है कथाकार नारायण जी को कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार इनको और रिंकी झा को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से एडुटेरिया 1 से 15 जून के बीच नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल यानी कि बिहार राज्य का करंट अफेयर हमने डिस्कस किया है। इसके पूर्व में एडुटेरिया का जो करंट अफेयर का सीरीज है वह फरवरी महीने से लेकर मई महीने तक लगातार डिस्कस किया गया है और आज जून का 1 से 15 जून के बीच का डिस्कस कर दिया गया है। अगले वीक में 16 जून से लेकर 30 जून के बीच का एडुटेरिया करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया जाएगा। ये सभी जो सीरीज अभी डिस्कस किए जा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण सीरीज हैं और जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। बार बार देखिए, करंट अफेयर काफी महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, तो काफी अच्छे तरीके से आप लोग इससे प्रिपेयर करिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां पर बीपीएससी की तैयारी से संबंधित विभिन्न मटेरियल आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं, गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की जाती है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @ISPCS सेंटर और यूट्यूब चैनल पे भी आप लोग नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।